वेलकम। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्टेट, कि स्टेट क्या होती है, रियासत किसे कहते हैं। तो आज हम बेसिकली इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, कि स्टेट बेसिकली होती क्या है। इसके बाद इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, जिसमें पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी आता है। तो ये चार बेसिक एलिमेंट्स हम इनको अलग-अलग डिटेल से देखेंगे। और सबसे आखिर में मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, इसको हम हल्का सा देखेंगे कि ये क्या होता है। तो बेसिकली हम इसकी डेफिनेशंस और इसके जो चार इसेंशियल एलिमेंट्स हैं इनको डिटेल से देखेंगे कि स्टेट बेसिकली क्या होती है, रियासत किसे कहते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वेरियस डेफिनेशंस देखते हैं कि स्टेट को डिफ़ाइन कैसे किया गया। जो माजी के साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने इसको कैसे डिफ़ाइन किया। तो ब्लंटली, ठीक है, ये डिफ़ाइन करते हैं द स्टेट इज़ द पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी। तो इस डेफिनेशन में आप ये चीज़ें देखिए कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पीपल और उसके बाद डेफिनेट टेरिटरी। तो ब्लंटली के मुताबिक स्टेट जो है, रियासत जो है, जिसे हम रियासत बोलते हैं, वो एक तो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2, पीपल होने चाहिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी। और फिर एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब ये तीन चीज़ें होंगी तो स्टेट बनेगी। मतलब पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन, पीपल और डेफिनेट टेरिटरी, ये तीन चीज़ें मिल जाएंगी तो उसके बाद स्टेट मिल जाएगी। इसके बाद मतलब जब हम इसके एलिमेंट्स देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि चार बेसिक एलिमेंट्स स्टेट के होते हैं, जिसमें पॉपुलेशन आता है, लैंड, इसके बाद गवर्नमेंट, सोवरेनिटी। तो आप देख सकते हैं कि ये पहली तीन चीज़ें तो इसी पहली डेफिनेशन में मुकम्मल हो गई हैं। इसके बाद सोवरेनिटी आता है, इसको हम इसी डिटेल से देखेंगे। तो बेसिकली पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन, पीपल और डेफिनेट टेरिटरी, ये चीज़ें हों तो उसको स्टेट बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी। इसके अलावा बर्गस ये कहते हैं पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ मैनकाइंड व्यूड एज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। तो इस डेफिनेशन को अगर हम ऊपर वाले डेफिनेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पर पार्टिकुलर पोर्शन आता है, तो यहाँ पर था डेफिनेट टेरिटरी, यहाँ पर मैनकाइंड आता है, तो यहाँ पर पीपल था, और ऑर्गेनाइज्ड यूनिट यहाँ पर है, तो यहाँ पर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन है। तो तकरीबन पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ मैनकाइंड व्यूड एज एन ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ये हो तो उसे स्टेट बोलते हैं, रियासत बोलते हैं, ठीक है। ऐसा बर्गस का कहना है। इसके अलावा अगर वुडरो विल्सन को देखें तो वो कहते हैं अ पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। तो यहाँ पर पीपल, ठीक है, पहली दोनों डेफिनेशंस में यहाँ पर मैनकाइंड था, यहाँ पर पीपल था, यहाँ पर भी पीपल है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ, ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड यूनिट था, यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। और ये वुडरो विल्सन कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है। ऊपर भी डेफिनेट टेरिटरी था सबसे पहले, और यहाँ पर पार्टिकुलर पोर्शन था ऑफ मैनकाइंड, और यहाँ पर डेफिनेट टेरिटरी। तो हम देख सकते हैं कि पहले जो तीन साइंटिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इन्होंने स्टेट को तकरीबन एक ही तरह से डिफ़ाइन किया है। हाँ, बेसिकली यहाँ पर हम सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। डिटेल से जब हम इसके एलिमेंट्स देखेंगे तो हमें बाकायदा तौर पर पता चलेगा कि स्टेट बेसिकली होती क्या है। तो पहली तीन डेफिनेशन तो मिलती जुलती हैं कि तीन चीज़ें उसमें आती हैं कि एक तो पॉपुलेशन होनी चाहिए, इसके अलावा डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए, और फिर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉ भी हो सकती है जिस तरह वुडरो विल्सन ने कहा, या किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कि जिसमें लोग मिलजुल कर रहे हैं। इसके बाद किंग लुइस 14, ये फ्रांस का बादशाह था, ये फ्रेंच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में तर्जुमा आई एम द स्टेट। तो ये डेफिनेशन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है कि चूँकि तब मोनार्की थी, बादशाह थी, तो उसने कहा कि आई एम द स्टेट, मैं ही रियासत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे से सब कुछ है। तो बेसिकली एक तरह से ये ठीक भी थी, ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट की डेफिनेशन नहीं है, ये एक बादशाह की डेफिनेशन है जो बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस तरह से करते हैं कि स्टेट इज़ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ अ डेफिनेट टेरिटरी। तो ये चीज़ आती है। इसके बाद एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है, ये आपको एक मुख्तलिफ़ तरह की डेफिनेशन मिलेगी। अब हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स वो किस तरह से स्टेट को देखता है। तो मार्क्सिस्ट व्यू क्या है स्टेट के बारे में, इसकी समरी बताता हूँ कि कार्ल मार्क्स जो है वो स्टेट को इस तरह से देखता है कि जो डोमिनेंट क्लास होती है, जो रूलिंग क्लास होती है, या जिसे कैपिटलिस्ट क्लास बोलते हैं, उर्दू में इसे सरमायादारी निज़ाम भी बोलते हैं, जो कंट्रोल करती है मींस ऑफ प्रोडक्शन, जिस तरह से जो ज़मींदार होते हैं, जो ज़राई ज़मीन होती है, मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्री होती है, जो भी होता है। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि वो क्लास जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, सरमायादार क्लास होती है, बेसिकली अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, कम्युनिटी पर, माशरे पर अपना होल्ड पूरा करने के लिए वो रियासत को बनाती है, वो रियासत को पैदा करती है। इसके बाद कार्ल मार्क्स बताता है कि ये जो रूलिंग क्लास होती है ये रियासत इसलिए पैदा करती है कि इसकी जो अपोजिंग क्लास होती है, मतलब जो वर्किंग क्लास होती है जिस पर वो डोमिनेट करते हैं, जिनसे वो काम लेते हैं, जो प्रोलेटेरिएट क्लास होती है, वो उनके ख़िलाफ़, मतलब वो कहीं उठ खड़े ना हो
और वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनके ख़िलाफ़ ना बोल पड़े, इस वजह से वो रियासत बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं, ताकि वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन के तहत, पॉलिटिकली सिस्टम के तहत उन पर अपनी बर्तरी कायम कर सकें और उनको हमेशा नीचे कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्ल मार्क्सिस्ट व्यू ये है कि स्टेट क्या होती है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूलिंग क्लास। ठीक है, तो ऊपर हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल, इसके अलावा यहाँ पर हमने पढ़ा था कि पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ मैनकाइंड, और इसी तरह वुडरो विल्सन ने कहा था अ पीपल। तो यहाँ पर किसी ने ये नहीं कहा कि लोअर क्लास या अपर क्लास या मिडिल क्लास, लेकिन कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि स्टेट इज़ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूलिंग क्लास। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें काफ़ी अहम है। आप जानते हैं कि अगर आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा तो वो हर चीज़ को सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न में देखता है। ठीक है, तो बहरहाल हम इसी को यहीं पर महदूद रखते हैं कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूलिंग क्लास, इसके अलावा यूज़ पावर टू रिस्ट्रिक्ट इट्स क्लास एनिमीज़, कि जो अपर क्लास होती है उसके जो क्लास एनिमीज़, ज़ाहिर बात है जो लोअर क्लास है, वर्किंग क्लास है, उनके ख़िलाफ़ वो पावर इस्तेमाल करती है। रिज़ल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ सोसाइटी, स्टेट बनती ही इस वजह से है कि जब किसी भी सोसाइटी में क्लास डिवीजन होती है, जब दो तरह की क्लासें होती हैं, अपर क्लास लोअर क्लास होती है, तो फिर स्टेट बनती है। इसके अलावा एग्जिस्ट एज लॉन्ग देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लास डोमिनेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो फ़लसफ़ा कम्युनिज़म का दिया है उसमें बेसिकली वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं कि जो स्टेटलेस है, उस पर कोई स्टेट नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में एक ही तरह की सोसाइटी होगी। तो ज़ाहिर बात है वो सोसाइटी तभी होगी कि जब क्लास सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिज़म में क्लास सिस्टम नहीं है। तो यही बात उसने यहीं पे की है कि एग्जिस्ट एज लॉन्ग देयर इज़ अ नीड ऑफ क्लास डोमिनेशन, कि जब तक क्लास डोमिनेशन रहेगी, कैपिटलिज्म रहेगा, तो तभी स्टेट रहेगी। जब यही ख़त्म हो जाएगा तो फिर मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा फ्रेडरिक ईगल्स जो कार्ल मार्क्स के दोस्त थे, उनका यह कहना है कि स्टेट इज़ अ पार्टिकुलर पावर ऑफ सप्रेशन। तो उन्होंने स्टेट को पावर क्या दिया है कि यह पावर होती है और इस पावर को जो अपर क्लास होती है ये यूज़ करती है। तो उनका कहना है कि स्टेट इज़ अ पार्टिकुलर पावर ऑफ सप्रेशन, कि इसे सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि जिस तरह कार्ल मार्क्स ने इसको कहा है। तो नीचे कार्ल मार्क्स का व्यू, फ्रेडरिक ईगल का व्यू, ठीक है, ये चूँकि एक ही कैटेगरी से आते हैं, और ऊपर वाले जो व्यूज़ हैं इनमें आपको काफ़ी डिफरेंस नज़र आता है कि अब वो डिफरेंस क्या है वो खुद ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डेफिनेशंस थी। इसको आगे हम देखते हैं कि इसके 4 एलिमेंट्स वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन के बारे में एक जनरल चीज़ तो मतलब आप भी समझ सकते हैं कि अगर पॉपुलेशन ना हो तो कुछ भी ना हो। मैं बोल ना रहा हूँ, आप मुझे सुन ना रहे हो, ठीक है, तो पॉपुलेशन किसी भी काम के लिए लाजमी होती है। तो इसी तरह स्टेट में जब हम बाकी चीज़ों की बात करेंगे, या स्टेट को जो चीज़ अरेंज करेगी या कुछ भी करेगी, तो सारी बात है वो लोग ही करेंगे, कोई और तो आके नहीं, स्पेस से आके तो नहीं करेगा। तो पॉपुलेशन किसी भी चीज़ के लिए बड़ी लाजमी होती है। तो स्टेट को क्या कहते हैं कि एसोसिएशन ऑफ मैन लिविंग टुगेदर, कि ये लोगों की जमात होती है जो इकट्ठे रहते हैं। इसके अलावा आगे हम गवर्नमेंट में भी देखेंगे कि यही लोग होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इनके इंटरेस्ट होते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो रिलेशनशिप होते हैं, तो इसी चीज़ से जो ह्यूमैनिटी है वो आगे बढ़ती है और जो स्टेट होती है वो बनती है। तो स्टेट बेसिकली एसोसिएशन ऑफ मैन है जो कि इकट्ठे रहते हैं, इनके इंटरेस्ट होते हैं आपस में और ये इस तरह से आगे काम करते हैं। इसके बाद जो स्टेट होती है, तो जारी बात है पॉपुलेशन होगी तो स्टेट होगी, लोग होंगे तो वो इसको आगे लेकर रन करेंगे, इसको चलाएंगे। तो इसके बाद आता है कि जो पॉपुलेशन होती है किसी भी स्टेट में, ये 3 तरह की होती है। इसमें पहले नंबर पर आता है फुल मेंबर्स, जिन्हें सिटीजन भी बोला जाता है, और ये एंजॉय आर राइट्स, तमाम जो रियासत के राइट्स होते हैं इसको एंजॉय करते हैं। इसके बाद आता है सब्जेक्ट्स और नेशनल्स, और सबसे आखिर में आता है नॉन मेंबर्स। अब जो नॉन मेंबर्स होते हैं ये बेसिकली एलियंस होते हैं। जिस तरह कोई इंडिया का पाकिस्तान में आर्जी तौर पर रह रहा है, इसी तरह कोई पाकिस्तान का बंदा इंडिया में आर्जी तौर पर रह रहा है, तो वो जारी बात है इंडियन स्टेट का नॉन मेंबर होगा। या जो इंडिया वाला पाकिस्तान में रह रहा है तो वो इंडियन स्टेट का पाकिस्तान में नॉन मेंबर होगा। इसके बाद जो फुल मेंबर है ये भी हमें समझ में आ जाता है, जो सिटीज़न होते हैं, कि जिस तरह अगर कोई बंदा कहता है कि वो पाकिस्तानी सिटीज़न है, तो इसका मतलब वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है, पाकिस्तान में रहा है, उसका आईडी कार्ड पाकिस्तान का बना हुआ है, शनाख्ती कार्ड जिसे हम बोलते हैं, तो वो पाकिस्तान में रह रहा है। तो इसके बाद आता है कि सब्जेक्ट्स और नेशनल्स ये क्या होते हैं, या सिटीजन्स में और सब्जेक्ट्स और नेशनल्स में क्या डिफरेंस है। तो सब्जेक्ट्स और नेशनल्स इनकी डिटेल थोड़ी पीछे आती है कि इंडिया बरतानिया की कॉलोनी था, तो बेसिकली इंडिया पर हुक्मरानी बरतानिया की थी। ठीक है, जो बरतानिया का ताज था, बरतानिया की सोवरेनिटी वो इंडिया पर चलती थी। तो इंडिया के जो लोग थे ये सब्जेक्ट थे या नेशनल्स थे बरतानिया के, लेकिन ये बरतानिया के सिटीज़न नहीं थे, क्योंकि बरतानिया के सिटीज़न तो वो थे जो ब्रिटिश के अंदर या बरतानिया के अंदर रहते थे।
तो जो इंडिया था, इंडिया चूँकि बरतानिया की कॉलोनी था और इंडिया पर हुकूमत बरतानिया की थी, जो बरतानिया की मलका थी वो अपनी सोवरेनिटी इंडिया पर रन कर रही थी। इस वजह से इंडिया बेसिकली सब्जेक्ट था, या इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो सब्जेक्ट्स थी बरतानिया की। तो ये सब्जेक्ट्स का कंसेप्ट वहाँ से आता है। इसको आजकल हम इस तरह से देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें जिस तरह पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में आईडी कार्ड बनता है। जब हमारा आईडी कार्ड बन जाता है तो फिर हम परमानेंट सिटीज़न बन जाते हैं पाकिस्तान के। और जब तक हमारा आईडी कार्ड नहीं बनता, ठीक है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, हमारा अगर आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, हम सिस्टमेटिकली तरीके से पाकिस्तानी स्टेट का पार्ट नहीं है, तो फिर हम उसके सब्जेक्ट होंगे या नेशनल्स होंगे। ठीक है, अगर मैं 12 साल का हूँ तो मैं ये कहूँगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं बेसिकली सिटीज़न नहीं हूँ। सिटीज़न मैं तब बनूँगा जब मेरा बाकायदा तौर पर आईडी कार्ड बनेगा और सिस्टमेटिकली तरीके से मैं स्टेट के अंडर आऊँगा। ठीक है, तो ये 3 तरह की पॉपुलेशन थी। इसके बाद आता है ये पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। तो प्लेटो ने कहा कि तकरीबन 5040 होनी चाहिए। ज़ाहिर बात उसने अपने दौर के हिसाब से सजेशन दी थी। इसके अलावा अरिस्टोटल ने कहा कि ये तकरीबन 10,000 से 1 लाख के दरमियान होनी चाहिए, और रूसो ने कहा कि ये 10,000 होनी चाहिए। तो ये डिफरेंट मतलब पहले 2 तो फ़िलोसोफर्स हैं, ये भी पॉलिटिकल फ़िलोसोफर आप कह लें। तो इन्होंने अपनी अपनी राय दी हुई है कितनी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम आज मॉडर्न दौर में देखें तो हमें 2 तरह की रियासतें मिलती हैं, बल्कि हर टाइप की मिल जाती है कि कम से कम पॉपुलेशन भी है, ज़्यादा से ज़्यादा भी है, और मॉडरेट भी है। जिस तरह जो पनामा है उसकी सिर्फ 40 लाख है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के अक्सर शहर ऐसे हैं कि जिनकी करोड़ों में पॉपुलेशन है। तो पनामा पूरा कंट्री, पूरी स्टेट वो 40 लाख है। अल्बानिया 20 लाख है। और अगर हम बड़ी स्टेट्स की बात करें तो यूएसएसआर 28 करोड़, इसके अलावा अमेरिका 32 करोड़, इंडिया के बाद ये 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, और पाकिस्तान के बाद ये तकरीबन 21 करोड़ है। तो हम देख सकते हैं कि हमें हर तरह की स्टेट जो है वो मिल जाती है मॉडर्न दौर में। तो अब कोई लिमिटेशन नहीं है कितनी पॉपुलेशन हो या इतनी पॉपुलेशन ना हो। तो इसके बारे में एक चीज़ ये है कि शुड नॉट बी एक्सीड टू द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री या ऑफ द स्टेट, कि किसी भी स्टेट में जो नेचुरल रिसोर्स हैं, जिस तरह मादनियात होती हैं, सुई गैस, ऑयल वगैरह, या जंगलात, दरख्त, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स हैं, और पॉपुलेशन, इनमें जो तवाज़न है वो कायम रहना चाहिए। अब एक कंट्री में नेचुरल रिसोर्स बहुत कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ज़ाहिर बात है वो ठीक नहीं है, नुकसान होगा। अगर पॉपुलेशन कम है लेकिन नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा हैं तो ज़ाहिर बात है वो एडवांटेज होगा। तो इस जो तवाज़ुन को कायम रखना चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टेट में। तो ये था बेसिकली पॉपुलेशन, जो कि पहला एलिमेंट है स्टेट का। इसके बाद आता है टेरिटरी, कि ये कितनी होनी चाहिए। तो टेरिटरी सेकंड फिजिकल बेसिस, ठीक है, फिजिकल आप जानते हैं जो नज़र आता है, तो ये सेकंड फिजिकल बेसिस है। पहला पीपल था। तो ये क्या होता है, वंडरिंग ट्राइब्स डू नॉट फॉर्म अ स्टेट। अब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि पीपल होंगे, मतलब आदमी होंगे जो इसको रन करेंगे। अब वो कह रहा है कि वंडरिंग ट्राइब्स, जिन्हें हम खाना बदोश बोलते हैं, डू नॉट फॉर्म अ स्टेट, कि आप 1 महीना यहाँ पर है, फिर आप कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, तो आपने एक जगह टिक के रहना है। ठीक है, आपकी एक स्पेसिफिक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए कि जिसमें आप रह रहे हैं। जिस तरह कोई एक बंदा पाकिस्तान में 2 महीने रहता है, 2 महीने अफगानिस्तान में, कोई कहाँ पे, तो वो बेसिकली कोई एक जगह का नहीं है। लेकिन अगर वो एक जगह टिक के रहेगा, उसकी एक डेफिनेट टेरिटरी होगी, तो फिर उसे हम स्टेट के ज़मरे में लेके आएंगे। इसको हम आगे देखते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। तो इसके अलावा व्हेन पीपल लिव टुगेदर, जब वो इकट्ठे रहते हैं, दे फॉर्म कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड पेट्रोटिज्म, कि जब आप एक जगह टिक के रहेंगे, आप मूव नहीं करेंगे बार बार एक जगह से दूसरी जगह, तो आपकी कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट बनेंगे। ठीक है, जारी बात है, जब इकट्ठे लोग रहेंगे तो उनके आपस में लेन देन जो होगा वो बढ़ेगा, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ट्रेड इंटरेस्ट ये बनेंगे, जिसकी वजह से उनमें कम्युनिकेशन होगी और जो कम्युनिटी इंटरेस्ट है ये पैदा होंगे। इसके बाद पेट्रोटिज़म पैदा होगा। पेट्रोटिज़म आप जानते हैं कि जज्बा हुब्बुल वतनी होता है, कि एक बंदा जब अपनी मसलन पाकिस्तान में जो बंदा रहता है वो जारी बात है पाकिस्तान से प्यार करेगा, क्योंकि वो उसी में पैदा हुआ, वहीं पर रहा, वहीं पर पला बड़ा। इसी तरह इंडिया का बंदा इंडिया से मोहब्बत करेगा। तो जब एक बंदा एक जगह पर रहता है तो पेट्रोटिज़म का जज्बा ऑटोमेटिकली उसके अंदर पैदा हो जाता है। तो ये बेसिकली टेरिटरी के हम करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, कि लोग जब एक जगह रहेंगे, एक जगह मिल के, तो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट बनेगा और पेट्रोटिज़म बनेगा। तो अब इसमें एग्जांपल आती है कि टेरिटरी की क्या अहमियत होती है स्टेट में। कि ज्यूज़ ऑफ यूरोप, के जो यूरोप के ज्यूज़ थे, आप जानते हैं होलोकास्ट से, जब होलोकास्ट हो रहा था, हिटलर उन्हें मार रहा था, तो पूरे यूरोप में ज्यूज़ रहते थे, यहूदी रहते थे, तो उनकी कोई स्टेट नहीं थी। लेकिन जब होलोकास्ट हुआ, वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई, तो उसके बाद मतलब जो अमेरिका था और बरतानिया था, उनकी मदद से उन्होंने फ़लस्तीन के अंदर इसराइल जो स्टेट थी वो कायम की, और वो अभी भी कायम है।
यहाँ पर ये बात अहम है कि इसराइल बेसिकली फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर आबाद किया गया। तो फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर इसराइल आबाद किया गया, वो इसराइल स्टेट कायम होगी। लेकिन जिनकी ज़मीन पर आबाद किया गया फ़लस्तीनी, वो आज भी स्टेटलेस हैं, वो आज भी वैसे धक्के खा रहे हैं और वो मतलब बेघर हैं। तो उनका क्या हाल हो रहा है ये आप आजकल खबरों वगैरह में देखते रहते हो, और इस पर आप ख़ुद से देख सकते हैं क्या होता है। तो बहरहाल यहाँ पर टेरिटरी की बात हो रही है कि पहले वो यूरोप में फैले हुए थे, लेकिन बाद में अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से उन्होंने इसराइल को बनाया, और फिर बाकायदा तौर पर जब उन्हें एक ख़ास डेफिनेट टेरिटरी मिली तो फिर उनकी एक स्टेट बन गई। तो उसके बाद जो मुसलमान थे वो एक नेशन थे, जिस तरह इन्हें को दो कौमी नज़रिया इसके अलावा अक्सर में मिलते हैं। क़ायद आज़म अल्लामा इक़बाल ने कि मुसलमान हर लिहाज से एक नेशन है। तो ये एक कौम थे, एक नेशन थे, लेकिन इनके पास एक ख़ास टेरिटरी नहीं थी कि जहाँ पर वो रह सकें और अपना कर सकें। ठीक है, तो प्री पार्टीशन वो यानी कि सिर्फ एक नेशन थे, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो फिर उन्हें एक डेफिनेट टेरिटरी मिल गई, एक ख़ास उनको इलाका मिल गया कि जिसमें वो बाकायदा तौर पर उसे एक स्टेट कह सकें कि ये उनको बिलोंग करती है, कि जिनको मुस्लिम्स कहा जाता है। तो इसी तरह मुस्लिम कौम मतलब जो प्री पार्टीशन थी, और उसके बाद जब पाकिस्तानी एक पार्टिकुलर इनको डेफिनेट टेरिटरी मिल गई तो फिर वो एक स्टेट का दर्जा बन गया, स्टेट का दर्जा इनको हासिल हो गया। तो ये बेसिकली इनकी एक एग्जांपल थी कि आप एग्जिस्ट कर सकते हैं, लोग रह तो सकते हैं, लेकिन एक बाकायदा तौर पर स्टेट होने के लिए आपके पास अपनी एक डेफिनेट टेरिटरी होनी चाहिए। इसके बाद इसका साइज़ क्या होना चाहिए कि इसमें भी दो चीज़ें आती हैं कि आजकल हमें बहुत छोटी स्टेट्स भी मिलती हैं जिस तरह पॉपुलेशन की थी, और बहुत बड़ी स्टेट्स भी मिलती हैं। लग्जमबर्ग ये एक स्टेट है जर्मनी और फ्रांस के दरमियान में। ये इंतहाई एक छोटी सी स्टेट है, आप मतलब गूगल मैप से देखें तो पहली दफ़ा नज़र भी नहीं आती, काफ़ी जूम करके ये नज़र आती है, तो छोटी सी स्टेट है। लेकिन अगर हम बड़ी स्टेट्स की बात करें तो रशिया में मिलता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मिलता है, चाइना मिलता है, ठीक है। रशिया की और चाइना की बात करें तो तकरीबन आधी दुनिया तो इन्हीं पे बन जाती है। फिर आप इंडिया को मिला लें, पाकिस्तान और ये सारा इलाका, तो आधी दुनिया तो सिर्फ यहीं पे आबाद है। तो हमें छोटी टेरिटरी वाली स्टेट्स भी मिलती हैं, बड़ी वाली भी मिलती हैं। तो इसके अलावा आजकल क्या होता है कि टेरिटरी मस्ट बी स्मॉल इनफ टू बी वेल गवर्नड। तो ये एक जनरल परसेप्शन है कि टेरिटरी मतलब बहुत बड़ी भी ना हो कि आप उसे गवर्न ना कर सकें, बहुत छोटी भी ना हो कि मतलब वहाँ पर कुछ हो ही ना, कोई रिसोर्सेज ना हो। तो टेरिटरी मस्ट बी स्मॉल इनफ मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से इसमें होता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो टेरिटरी उस हिसाब से होगी, और उस हिसाब से कम होगी। मतलब अगर 100 बंदे हैं तो आप ये नहीं कि आपके पास कोई 500 बंदों वाली जगह हो या 1000 बंदों वाली जगह हो। तो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी टेरिटरी स्मॉल इनफ टू बी वेल गवर्नड, कि इतनी हो कि आप उसे अच्छी तरह से रन कर सकें। इसके अलावा आजकल ये कहा जाता है कि टेंडेंसीज टुवर्ड लार्जर वन। इसकी अब वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, मॉडर्न ज़माना है, आप अपने बॉर्डर्स को अच्छी तरह से सिक्योर कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। तो जब बड़ी स्टेट आपके पास होगी, पॉपुलेशन कम होगी, तो ज़ाहिर बात है जो बड़ी स्टेट होगी उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होंगे। पहले तो ये होता था कि ये ऑयल वगैरह या जो मादनियात थी ये बहुत कम निकाली जाती थी, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ज़्यादा होने की वजह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज ज़मीन से। तो आजकल यही प्रेफर किया जाता है कि जो लार्ज स्टेट होगी ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें से आप ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज निकाल सकते हैं, और ज़ाहिर बात है वो आपकी इकोनॉमी पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असरअंदाज होंगे। इसके अलावा स्मॉल स्टेट कैन नॉट डिफेंड इटसेल्फ प्रॉपर्ली। जो छोटी स्टेट आजकल के दौर में है वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर बात है छोटी है। अगर आप इराक की इन्वेजन ऑफ कुवैत को देखें, जिसमें इराक ने कुवैत पर इन्वेड किया था, तो कुवैत एक छोटी सी स्टेट था, थोड़ी सी उसकी पॉपुलेशन थी, वो अपने आप को डिफेंड ना कर सका। इराक उसके मुकाबले में थोड़ा बड़ा था। ज़ाहिर बात है कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन जस्ट ये एक एग्जांपल है, ठीक है, कि आजकल बड़ी स्टेट्स को रेफ़र किया जाता है कि जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हों। इसके अलावा टर्चके, ये एक जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, इनका कहना है कि स्टेट इज़ अ पावर एंड इट इज़ अ सिन फॉर स्टेट टू बी स्मॉल। कि स्टेट एक पावर है कि और ये गुनाह है स्टेट के लिए, रियासत के लिए, कि वो छोटी हो। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इससे कि मतलब स्टेट इज़ अ पावर, कि स्टेट ही एक पावर है, इसी से आपने सब कुछ करना है। ये छोटी होगी तो मतलब पावर कम है, ये ज़्यादा होगी तो पावर ज़्यादा है। तो ये बेसिकली हम टेरिटरी की बात कर रहे थे कि अगर आप एक पार्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक पार्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन की बात कर रहे हैं कि जिसमें कुछ लोग रहते हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है गवर्नमेंट, हुकूमत, कि किसी भी स्टेट को स्टेट कहने के लिए उसमें गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो हम पॉपुलेशन और टेरिटरी को पीछे देख चुके हैं। तो पीपल लिविंग परमानेंटली ऑन अ डेफिनेट टेरिटरी, ठीक है, तो इसमें पीपल भी आ गया, परमानेंटली भी आ गया, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है परमानेंट होनी चाहिए, खाना बदोश नहीं होनी चाहिए। ऑन अ डेफिनेट टेरिटरी,
एक ख़ास जगह पर। डो नॉट फॉर्म अ स्टेट, कि अभी ये स्टेट मुकम्मल नहीं हुई। कब तक? कि जब तक विदाउट गवर्नमेंट टू विच दे रेंडर हैब्चुअल ओबीडियंस, कि एक जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, एक हुकूमत जो होती है, इसको हम नीचे देखते हैं, ये जब तक नहीं होगी कि विच दे रेंडर हैब्चुअल एविडेंस। हैब्चुअल ओबीडियंस क्या होता है? कि मसलन आप मतलब जिस तरह फ़र्ज़ करें बाहर जाते हैं, बाहर इशारा आता है, ठीक है, ट्रैफिक वाला, तो कोई लाल निशान आता है, आप रुक जाते हैं, हरा आता है, ग्रीन आता है, तो आप आगे चल पड़ते हैं। तो ये बेसिकली एक हैब्चुअल ओबीडियंस है। इसमें मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया या कोई छोटा, ये एक हैबिट है, हैब्चुअल ओबीडियंस है। इसी तरह स्टेट हुकूमत जो होती है, ये कोई लॉ बनाती है, कोई आइन बनाती है, कोई जॉब्स आती हैं या कुछ चीज़ें आती हैं, तो आप अकॉर्डिंगली उसके तहत उस पर अमल करते हैं। इसको हैब्चुअल ओबीडियंस कहते हैं। कि कोई आप यानी कि आप कोई ये नहीं सोचते कि अब मैं पता नहीं कोई अनोखा काम करने लगा हूँ। तो एक हैब्चुअल ओबीडियंस होती है कि जब एक डेफिनेट टेरिटरी में लोग रहते हैं और हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आता है, तो वो उसको इसी तरह से ओबे करते हैं। आजकल के दौर में जो गवर्नमेंट होती है, ये मुख्तलिफ़ तरह की होती है। कई जगह पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम है, गवर्नमेंट है, कई जगह पर पार्लियामेंट्री है। सऊदी अरेबिया, कुवैत वगैरह में अभी भी मोनार्की चल रही है। तो ये हर स्टेट की अपनी अपनी एक उसका फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। पाकिस्तान में जिस तरह पार्लियामेंट्री है, इंडिया में भी पार्लियामेंट्री है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये गवर्नमेंट का हेड होता है और ये इसको रन करता है। और जो बाकी जो नेशनल्स होते हैं, सिटीज़न होते हैं, ये उसको हैबिचुअल ओबीडियंस करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है वो उस पर अमल करते हैं। इसके अलावा स्टेट इज़ नथिंग, स्टेट कुछ भी नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो गवर्नमेंट, अगर हुकूमत ना हो। अब इसकी क्या वजह है? कि विदाउट गवर्नमेंट, हुकूमत के बगैर, पीपल आर मेयर असम्बलेज ऑफ ह्यूमन बींग नॉट पोलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। कि आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि चंद लोग बैठे हुए हैं, एक ख़ास जगह पर बैठे हुए हैं, तो मतलब कोई उनमें लेन देन नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई उनमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वो सारी बात है मेयर असम्बलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं, कि वो सिर्फ एक जत्था है लोगों का, कि वो बैठा हुआ आपस में अपना काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन ये लाजमी होती है, ठीक है, कि जिसमें वो सियासी सरगर्मियाँ सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की मशीनरी होती है, ठीक है। विल स्टेट इज़ फॉर्म्ड एंड एक्सप्रेस्ड, कि स्टेट की जो विल होती है, जो पावर होती है, या जो स्टेट की ख्वाहिश होती है, वो इस मशीनरी के ज़रिए, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के ज़रिए एक्सप्रेस की जाती है कि स्टेट क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती। इसके अलावा स्टेट जो होती है, ये प्लान करती है, एक्ट करती है थ्रू गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट जो कुछ भी सोचेगी, पॉलिसी बनाएगी, उस पर अमल दरामद करवाएगी, लेजिस्लेशन कह लें, जुडिशरी कह लें, एग्जीक्यूटिव कह लें, तो वो सारा का सारा गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है? एडमिनिस्टर करती है, की प्लान ऑर्डर, फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइज पीपल। वही लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन और जुडिशरी, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट में आ जाती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम या मोनार्की वाला सिस्टम, ये अपने जहन में रखिए कि स्टेट को अगर आपने मुकम्मल करना है तो उसमें एक ख़ास तरह की गवर्नमेंट होगी, और वो डिपेंड करती है कि वो जो रीजन कौन सा है, किस तरह के लोग हैं, और डेमोक्रेटिक है, अरिस्टोक्रेटिक है, या किस तरह का है। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट थी, ठीक है, इसका तीसरा पार्ट। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी मतलब ये एक अनटेंजिबल पार्ट है किसी भी स्टेट का, इसको आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, नॉन फिजिकल है। तो सोवरेनिटी बेसिकली क्या होती है? सुप्रीम, ओरिजिनल, अनलिमिटेड। एक तो सुप्रीम और सुप्रीम आप जानते हैं, जो सबसे अरफा वाला होता है, सबसे ऊपर होता है, ओरिजिनल, असल, और अनलिमिटेड पावर, मतलब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड है। तो सोवरेनिटी सुप्रीम, ओरिजिनल और अनलिमिटेड पावर होती है ओवर ऑल पर्सनस एंड एसोसिएशन विद इन बाउंड्रीज ऑफ अ स्टेट। कि आपने पीछे जो हमने टेरिटरी पढ़ी थी, एक स्पेसिफिक डेफिनेट एरिया, मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान है तो आप ये भी कहें कि अफ़गानिस्तान भी बीच में आ गया और वो भी, तो एक ख़ास टेरिटरी होगी, ख़ास डेफिनेट जो पीपल हैं एक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, उनकी बात हो रही है। तो सोवरेनिटी बेसिकली उन पर एक्सरसाइज की जाती है जो सुप्रीम होती है, ओरिजिनल होती है और अनलिमिटेड पावर होती है। इसके अलावा अगर हम सोवरेनिटी को डिफ़ाइन करें तो सोवरेनिटी बेसिकली एब्सोल्यूट पावर होती है, अनलिमिटेड पावर होती है, जो कोई भी पर्सन एक्सरसाइज करता है। जिस तरह बरतानिया की अगर हम मिसाल लें, या जिसमें क्वीन होती है, तो वो बेसिकली पूरे जो बरतानिया की टेरिटरी है उसकी हेड है, उसकी सोवरन है वो। इसके अलावा जो गवर्नमेंट होती है, ये बेसिकली क्वीन अपॉइंट करती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वो सही तरह से उसको एक्सरसाइज नहीं करती, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो क्वीन है वो असल हेड है
पूरे बरतानिया की। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, कि हमारे यहाँ जो सोवरेनिटी है वो अल्लाह से बिलोंग करती है, कि अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह ही हर चीज़ का मालिक है और वही उसी की सब इंसानों पर पावर है और अल्लाह ने अपनी जो अथॉरिटी है वो लोगों को दी है कि जिसके ज़रिए वो अपना निज़ाम आपस में चलाते हैं। तो इसी तरह जो स्टेट होती है उसके लिए सोवरन होना सबसे लाजम होता है कि अगर स्टेट सोवरन नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं है, अगर स्टेट सोवरन है तो फिर वो ठीक है। अब इसको हम नीचे देखते हैं कि सोवरेनिटी से क्या मुराद है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी आउटसाइड पावर, कि अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान सोवरन है तो इसका मतलब यह है कि ये इंडिपेंडेंट है किसी भी आउटसाइड पावर के, कि चाइना अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम पाकिस्तान में नहीं करेगा। अगर वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम पाकिस्तान में कर रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तान सोवरन नहीं है। इसी तरह इंडिया में अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जो पाकिस्तान की मर्ज़ी से हो रहा है तो इंडिया सोवरन नहीं है। तो पाकिस्तान में कोई काम ऐसा हो रहा है, मतलब कोई भी किसी भी स्टेट में अगर कोई काम उसकी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है तो इसका मतलब वो स्टेट सोवरन नहीं है। तो सोवरन होने के लिए लाजमी है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी आउटसाइड पावर हो, कि अपनी जो डेफिनेट टेरिटरी है उसके अंदर जो भी काम हो वो उस स्टेट की मर्ज़ी के मुताबिक हो। इसके अलावा सोवरेनिटी सॉल ऑफ द स्टेट, जारी बात है कि सॉल ऑफ द स्टेट है, इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा अहम चीज़ ये है कि टू एस्पेक्ट होते हैं सोवरेनिटी के, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल सोवरेनिटी क्या होती है कि ओवरऑल पर्सनस एंड एसोसिएशन विद इन अ स्टेट, कि जारी बात है दो चीज़ें होंगी कि कोई भी जिस तरह पाकिस्तान है तो एक तो पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं और इसी तरह एक एक्सटर्नल चीज़ है कि जिसमें जो हदूद अरबा बाकी जो ममालिक हैं, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश और ये बाकी सारे जो कंट्रीज़ पूरी दुनिया आ जाती है। तो इंटरनल सोवरेनिटी से मुराद ये होता है कि कोई भी स्टेट जो उसके अंदर जो पॉपुलेशन है, एसोसिएशंस हैं, उन पर अपनी पावर एक्सरसाइज करे। मसलन अगर कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है तो वो उसके पास इतनी पावर हो कि वो सारी पाकिस्तान पर लागू कर सके। इसी तरह एक्सटर्नल सोवरेनिटी, जिस तरह ये ऊपर बात हो चुकी है, इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रोल और पावर, कि कोई बैरूनी पावर कोई ऐसी पॉलिसी ना बनाए कि वो किसी भी स्टेट के अंदर लागू हो जाए और वो उसको रोक ना सके अगर वो ना चाहे तो बेसिकली अब आप खुद ही सोचिए कि कौन सी स्टेट सोवरन है, कौन सी स्टेट असल में सोवरन नहीं है। अब असूली तौर पर तो सभी को सोवरन होना चाहिए, ठीक है, उनकी अपनी एक पावर होनी चाहिए कि उनकी मर्ज़ी से किसी भी स्टेट के अंदर जो काम हो वो हो, और अगर वो किसी स्टेट की बात नहीं मानती तो वो बेसिकली अपनी मर्ज़ी से ना माने। तो ये बेसिकली सोवरेनिटी था, जो चौथा एलिमेंट था किसी भी स्टेट का। इसके बाद हम देखते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट कि ये क्या होता है। तो इसमें सेकुलरिज्म आता है, नेशनलिज्म आता है और लीगलिज्म आता है। तो ये मैं आपको इंतहाई मुख्तसर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बेसिकली मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ स्टेट का बताना था जिसमें 4 एलिमेंट्स उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। तो ये मैं आपको इंतहाई शॉर्ट बता रहा हूँ कि सेकुलरिज्म आप जानते हैं कि प्योरली वेस्टर्न इस्लाम है, कि जिसमें चर्च यानी रिलीजन और स्टेट ये एक दूसरे से अलग अलग होंगे। चर्च या रिलीजन अपना काम करेगा, स्टेट अपना काम करेगी, या दूसरे लफ्ज़ों में रिलीजन कभी भी स्टेट के कामों में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो रिलीजन चर्च तक ही महदूद है या इंडिविजुअल तक महदूद है कि मैं अगर क्रिश्चियन हूँ तो मैं ख़ुद ये कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं कर रहा हूँ, मेरा यानी कि रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टेट अपना काम कर रही है, उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, उसकी अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो सेकुलरिज्म से क्या मुराद है कि स्टेट सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। बताने का क्या मकसद है कि आजकल जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट है उसमें यह है कि आजकल की जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो सेकुलर स्टेट्स हैं। जिस तरह इंडिया अपने आप को सेकुलर कहता है, बरतानिया, अमेरिका, इसके अलावा अक्सर कंट्रीज़, और वो कंट्रीज़ जो सेकुलर हैं उनको हम तरक्की याफ्ता भी मानते हैं, ठीक है, और जिनमें रिलीजन का रोल होता है। जिस तरह हम अगर ईरान की मिसाल लें तो इसको थियोक्रेटिक स्टेट कहा जाता है, ठीक है। थियोक्रेटिक स्टेट वो स्टेट जिसमें जो रिलीजन होता है वो अपना रोल प्ले करता है। इसी तरह पाकिस्तान भी इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक सेकुलर स्टेट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज़ें इसमें आती हैं कि आजकल की जो स्टेट है वो सेकुलर स्टेट ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसमें स्टेट और रिलीजन ये अलग अलग होते हैं। इसके अलावा नेशनलिज्म आता है कि आजकल की जो स्टेट है उसमें नेशनलिज्म या नेशनलिस्टिक स्टेट है। अब नेशनलिज्म से क्या मुराद है, इसमें अब वही चीज़ें आ जाती हैं कि जिस तरह मोदी की आप मिसाल ले लें, वो एक नेशनलिस्टिक लीडर है, वो वही काम करेगा जो इंडिया के फ़ायदे में होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें दो चीज़ें आती हैं नेशनलिज्म में कि जब हम कहते हैं कि ये बंदा नेशनलिस्टिक है तो इससे क्या मुराद है। इसमें ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं और सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं कि कॉमन टेरिटरी, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस।
तो जब हम बोलेंगे कि ये फ़लाँ बंदा नेशनलिस्टिक है, तो इसका मतलब ये है कि उसने दूसरे बंदों के साथ कॉमन टेरिटरी, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ये सारा किया हुआ है, तो वो एक नेशनलिस्टिक है। इसके अलावा सब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ नेशनल फीलिंग एंड कॉन्शियसनेस। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ नेशनल फीलिंग एंड कॉन्शियसनेस, इससे क्या मुराद है कि जिस तरह फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, सिंध भी है, पंजाब भी है, तो इसमें रहते हुए मैं ये ना सोचूं कि कॉमन टेरिटरी, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कॉमन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में यानी कि नेशनल फीलिंग्स और कॉन्शियसनेस से मुराद ये है कि मतलब आप इन सारी चीज़ों से बियॉन्ड होकर सोचें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मतलब पहले मैं पंजाबी नहीं हूँ, पहले यानी कि मेरा फ़लाँ कल्चर है या फ़लाँ चीज़ें हैं, वो चीज़ है, मेरा लिबास ऐसा है, उनका लिबास ऐसा है, एथनिसिटी है, ये चीज़ें, इन सारी चीज़ों से साइकोलॉजिकली आप ये कहें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ये बेसिकली होता है नेशनल फीलिंग एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये नेशनलिज्म में आता है कि आजकल की स्टेट्स में ये चीज़ें पाई जाती हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो नेशनलिस्टिक होते हैं। मोदी की मिसालें मैंने आपको दी है, आप इमरान खान की ले लें, डोनाल्ड ट्रंप की ले लें, तो ये सारे काम आजकल हो रहे हैं। इसके बाद आता है लीगलिज्म के स्टेटमेंट्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन, कि आजकल की जो स्टेट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स हैं, उनमें अपना उनका आइन होता है जिस पर वो अमल करते हैं। सिटीज़न की अपनी ड्यूटीज़ होती हैं, अपने उनके राइट्स होते हैं जिनको उन्होंने पूरा करना होता है। इसके अलावा स्टेट्स की गवर्नमेंट होती है, उनकी मतलब आर्मी होती है, पुलिस होती है जो उन पर अमल दरामद कराती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन, ये सारी चीज़ें। तो लीगलिज्म से मुराद के जो शहरी होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनके कुछ राइट्स हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं जो उनको पूरा करनी है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सिटीज़न अपना काम कर रहे हैं, और इसी तरह जो मॉडर्न स्टेट है वो काम कर रही है। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट में सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, लीगलिज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली मैंने आपको आज कंसेप्ट ऑफ स्टेट या व्हाट इज़ स्टेट ये बताना था, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशंस बताई हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके जो एलिमेंट्स हैं उनको डिटेल से बताया, और इसका मैंने हल्का सा बताया। तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि व्हाट इज़ स्टेट, रियासत क्या होती है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया।